पिछले वीडियो में आपने देखा किस तरह ज्वालागिरी की आदमखोर बाघिन मेरे गोली से बच जाती है और अब वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। अब आगे की कहानी। रात में हुए हादसे को लेकर मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया था। साथ ही साथ खुद को कोस रहा था अपने नाकामी की वजह से और इस उम्मीद में पूरी रात में बैठा रहा कि टाइग्रेस वापस आएगी, पर वो नहीं आई। अगले सुबह मेरे आदमी चाय और सैंडविच लेकर आए। उन्होंने मुझे हताश और बेचैन चट्टान पर बैठे हुए पाया। ऐसे में मैंने चाय और सैंडविच खाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग टोबैको से भरा पाइप मारा, जिससे मेरे जान में जान आई। फिर मैं यह सोचने लगा कि कल रात जो हुआ उससे कहीं ज्यादा बुरा हो सकता था और यह भी हो सकता था कि वो टाइगर मुझे मार डालती अगर मेरे सिक्स सेंस ठीक टाइम पर मुझे आगाह नहीं करते। फिर मैं भी उसी बदकिस्मत आदमी की तरह आधे खाए हुए लाश के जैसे उसी के बगल में लेटा हुआ मिलता। अच्छी बात यह है कि यह सब कुछ नहीं हुआ, इसीलिए मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए। फिर मैं अपने आदमियों के साथ उसी जगह पर पहुंचा जहां पर उस बाघिन ने मुझ पर छलांग लगाई थी। वहां जाकर अपने आदमियों के साथ कोई ब्लड स्पॉट को ढूंढने लगा, पर वहां मुझे एक छोटे से कान के टुकड़े के अलावा कुछ नहीं मिला। हालांकि मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि खून मिलेगा। थोड़ी बहुत झाड़ियां मुड़ी हुई थी, बस इतना ही। इस नाकामी के बाद मेरे आदमी मायूस हो गए और मैं भी अनचिट्टी गांव से होते हुए गुंडलाम लौट आया, जहां आदमियों ने इन्फॉर्म किया कि यह मिशन पूरी तरह से नाकाम रहा। मैं अगले 10 दिनों तक गुंडलाम में ही रहा और लगातार उस बाघिन की तलाश में हर रोज अपने द्वारा लगाए गए चारा को चेक करता रहा, जो कि एक बछड़ा था। साथ ही साथ गुंडलाम नदी के किनारे पैरों के निशान की उम्मीद में लगा रहा कि शायद वो बाघिन मुझे नजर आ जाए। इस लिहाज से मैं अपने आदमियों को चारों तरफ फैला दिया, यह पता करने के लिए कि कहीं कोई और अटैक तो नहीं हुआ है। पर अफसोस बाघिन का कहीं कुछ पता नहीं चला। फिलहाल के लिए बाघिन ने अपने शिकार पर रोक लगा दी थी और दूसरे इलाके की तरफ चली गई थी, जहां लोग इस आने वाले खतरे के बारे में बिल्कुल अनजान थे। सच कहूं तो यह तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि आगे जो होने वाला था वह किसी मौत के खेल से कम नहीं था। उस हादसे के 11वें दिन मैं गुंडलाम से निकलकर अनचिट्ठी गांव की तरफ बढ़ गया। फिर वहां से दनकानी कोटा होते हुए हासुर जा पहुंचा मेरे दोस्त सब कलेक्टर के पास और उसे पूरी घटना की जानकारी दी और उनसे एक वादा लिया कि अगर बाघिन दोबारा हमला करती है तो मुझे इन्फॉर्म किया जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों की सेफ्टी अब मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे वजह से ही अब गांव वाले और ज्यादा परेशानी में आ जाएंगे। यह सब सोचकर मैं अपने घर बैंगलोर लौट आया। उस घटना के 5 महीने बीत गए। इस दौरान मेरे दोस्त सब कलेक्टर ने 3 चिट्ठियां भेजी, जिसमें ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बताया गया था और यह अफवाह था कि बाघिन ने कावेरी नदी के दूसरी तरफ कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट में 2 लोगों को मारा है और तीसरा मैसूर डिस्ट्रिक्ट में और एक और उससे दूर। फिर एक दिन चिट्ठी आती है जिसमें लिखा था गुंडलाम में बाघिन ने अपना 8वां शिकार किया है। वही हुआ जिसका डर था। अगले शाम फिर बाघिन ने सूलेकुंता गांव के उसी मंदिर के पुजारी को उठा ले गई, जो वहां पिछले 40 सालों से था। लेटर में मुझे वहां जल्दी से आने के लिए कहा गया। हालांकि मुझे इस तरह रिक्वेस्ट करके बुलाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि न्यूज सुनते ही मैं खुद ज्वालागिरी की तरफ निकल रहा था और यह मेरी जिम्मेदारी थी। अगले 2 घंटे में मैं अपने मोटर पर था और जा रहा था ज्वालागिरी की तरफ। सूलेकुंता पहुंचकर मैंने इंक्वायरी करनी शुरू कर दी और मुझे श्रद्धालुओं की एक टीम मिल गई, जिन्होंने मुझे बताया कि जब वह मंदिर की तरफ जा रहे थे तब उन्हें हल्की सी गुर्राहट की आवाज सुनाई दी। डर के मारे वे सभी मंदिर के अंदर छुप गए और कुंडी लगा दी। काफी देर गुजर गया। जब वे सभी बाहर निकले तो उन्होंने 30 गज की दूरी पर पीपल के पेड़ के नीचे पुजारी की लाश देखी, जो उनको देख रहा था।
वल आदमी को आते ही टाइगर गुर्राते हुए वहां से भागकर चला गया। डरे सहमे ये श्रद्धालु जब पुजारी के पास पहुंचे तब उन्होंने देखा कि बाघ ने उसके चेस्ट के हिस्से को ऑलरेडी खा लिया था और इनके आने से डिस्टर्ब होकर वह जंगल की तरफ भाग गई। मैंने सभी से पूछा कि आप में से किसी ने टाइगर के कान में कुछ नोटिस किया, I mean, कोई डिफेक्ट नोटिस किया। अनफॉर्चुनेटली वे सभी इतने ज्यादा डरे हुए थे कि किसी का ध्यान उस तरफ नहीं गया। यह सब सुनकर मैं अपने 3 साथियों के साथ सूलेकुंता के लिए निकल गया और शाम ढलने से पहले मैं वहां पहुंच गया। सच कहूं तो इस सफर के आखिरी 2 मील काफी चुनौती भरे रहे। पहाड़ी और घाटियों में बांस के पौधों ने परेशान जरूर किया, साथ ही साथ रास्ते में एक मतवाला हाथी भी मिला जो चिंगाड़ रहा था। यह हाथी श्रद्धालुओं को परेशान भी कर रहा था। खैर, इस पर किसी दूसरे कहानी में चर्चा करेंगे। मंदिर के पास पहुंचने के बाद हमने मंदिर के अंदर ही एक कोने में रात गुजारने का फैसला किया, क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि हम एक कैंप तैयार कर सके। साथ ही बाहर आदमखोर बाघिन घूम रही थी, ऐसे में रिस्क लेना सही नहीं था। वह अलग बात है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम ऐसा कभी नहीं करते, बट अभी जान है तो जहान है। सारे सिद्धांत बाद में, पहले अपनी जान बचाते हैं। मैं खड़ा होकर बंदूक हाथ में लिए पहरा देने लगा, जबकि मेरे साथियों ने आसपास से लकड़ियां इकट्ठा करके आग का बंदोबस्त किया ताकि हम गर्म रहे और प्रोटेक्शन भी मिलता रहे। ऊपर से चांदनी रात भी नहीं थी, ऐसे में जल्द गहरा अंधेरा होने वाला था और इस खतरनाक अंधेरी रात में जागकर एक आदमखोर बाघिन का इंतजार करना खतरनाक साबित होता, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि बाघिन कुछ ही फीट की दूरी पर हम सभी को देख रही हो या 2 फीट की दूरी से हमारी बातें सुन रही हो। इसलिए हमने दहकती आग के दूसरे साइड बैठने का फैसला किया। तभी एक सांबर डियर की आवाज आई, जिसके बाद एक स्टैग डियर की आवाज आई। आई थिंक शायद किसी चीज से वो परेशान होगी, इसलिए उसने एक ही बार आवाज किया। अदरवाइज अगर टाइगर होता तो यह अलार्म कॉल कंटिन्यूअस होता। बहरहाल हमने यह डिसाइड किया कि हम 2-2 की पार्टी में 3 घंटे के लिए निगरानी करेंगे। ऐसे में मैं अपने एक साथी के साथ पहला शिफ्ट लिया, बाकी 2 सो गए। इस दौरान कुछ अनहोनी तो नहीं हुआ, बस एक वही अकेला घूम रहा टस्कर आग से आकर्षित होकर हमारे करीब आ गया और चिंगाड़ कर वापस जंगल की तरफ चला गया। कुछ देर बाद करीब 2 बजे रात को एक बार्किंग डियर की आवाज आई। शायद किसी तेंदुए की मौजूदगी से उसने यह अलार्म दिया था। अगर बाघ होता तो उसके अलार्म कॉल का पैटर्न अलग होता। 3 बज गए और मैंने अपने 2 साथियों को जगाया जो सो रहे थे। फिर मैं गहरी नींद में सो गया। सुबह जंगली मुर्गों की आवाज से मेरी नींद खुली, जो उगते सूरज का स्वागत कर रहे थे। गर्मा गर्म चाय पास में कुएं के पानी से बनाई गई और कुछ खाना खाने के बाद हमारे जान में जान आई। फिर मैं जांच करने के लिए उसी पीपल के पेड़ के नीचे गया जहां उस पुजारी की आधी खाई हुई लाश थी, जिसे रात में लोमड़ी और गिद्धों ने ऑलमोस्ट पूरा खा लिया था। बस कुछ हिस्सा बॉडी का बचा हुआ था, सिर्फ कंकाल के रूप में। यह देखकर मैं सोचने लगा कितना अजीब है। 40 साल से यह पुजारी हर रोज इस जंगल को देखता होगा, हिरणों के अलार्म कॉल सुनता होगा, हाथियों की चिंगाड़ने की आवाज भी इसके कानों में जरूर आती होगी। पर देखो, आज यह कंकाल की तरह पड़ा हुआ है। बाकी बदला कुछ भी नहीं है सिवाय पुजारी के। अगले कुछ घंटे हमने टाइगर के पगमार्क्स देखने की कोशिश की ताकि कातिल का पता कर सकूं, लेकिन वहां कोई फ्रेश पगमार्क्स नहीं थे जिससे मैं यह कह सकूं कि यह वही बाघिन है जिसे मैंने गोली मारी थी। सुबह 9 बजे हम 23 किलोमीटर लंबे ट्रैक करते हुए गुंडलाम के लिए निकल पड़े और शाम 5 बजे पहुंच गए। फिर मैंने चरवाहों से बातचीत की, जिससे मुझे एक पुख्ता जानकारी मिली। एक चरवाहे ने मुझे बताया जो वाटरशेड के पास रहता था, वही वाटरशेड जहां मैंने अपने पिछले विजिट के दौरान एक बछड़े को बांधा था। वह चरवाहा अपने दोस्त के साथ नेचर कॉल के लिए जंगल की तरफ गया था। जैसे ही उसका दोस्त बैठता है, तभी झाड़ियों से आधे कान वाली एक डेविल का सर बाहर निकलता है। फिर उसके काले धारीदार शरीर झाड़ियों से होते हुए बाहर आती है और उसके दोस्त के फेस और गर्दन में अपने दांत
गाड़ देती है, जिससे उसकी एक दर्दनाक चीख बाहर निकलती है। ऐसा करते हुए वो बाघिन उसके साथी को लेकर घने जंगल की तरफ चली जाती है। सच कहूं तो मैं यही सुनना चाह रहा था, और कान वाली बात से यह साबित हो गया कि यह वही बाघिन है जो मेरी पुरानी दुश्मन है, जो अपने पुराने इलाके में लौट आई है, पहले से कहीं ज्यादा चालाक होकर, जिसकी वजह मैं खुद हूं। आसपास से मुझे यह भी पता चला कि वह बाघिन किसी जानवर पर अटैक नहीं कर रही है, इसीलिए मैं अपना समय बछड़ों को इधर उधर बांधकर वेस्ट नहीं करूंगा। अब मुझे इसका सामना फेस टू फेस करना होगा। अगले 2 दिन मैं जंगल में बाघिन की तलाश में घूमता रहा और पग मार्क्स भी ढूंढता रहा। साथ ही साथ इस डर में भी हमेशा रहता था कहीं पीछे से अचानक बाघिन ना आ जाए और मुझ पर हमला ना कर दे। मुझे गुंडलाम नदी के किनारे बाघिन के कई पग मार्क्स मिले, जिसे मैं पहचानता था। साथ ही साथ मैं अपने आप को कोस भी रहा था कि काश 5 महीने पहले उस दिन मेरा निशाना लग जाता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती और इतने सारे लोगों की जान नहीं जाती। तीसरे दिन कुछ लोग मेरे पास आते हैं जो 30 मील चलकर आए थे यह खबर देने के लिए कि ज्वालागिरी फॉरेस्ट बंगलो के सिक्योरिटी गार्ड को एक टाइगर ने मार डाला है और उसे घसीटकर बंगलो से 100 गज की दूरी पर आधा से ज्यादा खा लिया है। अपने आदमियों के साथ मैं सुलेकुंता और गुंडलाम की तरफ चल पड़ा, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि बाघिन वहीं कहीं होगी, क्योंकि अब वह पहले से ज्यादा चालाक हो गई थी और एक बार किए गए शिकार को दोबारा खाने नहीं आती थी। वह समझ चुकी थी कि दोबारा खाने आने पर इंसान गोली चलाते हैं। वह लोग जो मुझे खबर देने के लिए आए थे वह भी हमारे साथ 25 मील दूर सुलेकुंता की तरफ चल पड़े, क्योंकि अकेले जाने से बेहतर था मेरे साथ साथ मेरे बंदूक की निगरानी में चलना, क्योंकि बाहर एक आदमखोर बाघिन घूम रही थी। सुलेकुंता के उसी मंदिर में पहुंचकर हमने दोबारा आग जलाई, क्योंकि रात हो चुकी थी और मंदिर के पास ही हमने रात गुजारने का फैसला किया। अब हमारी संख्या 12 हो चुकी थी। अब हम सभी सेफ महसूस कर रहे थे इतने सारे लोगों के बीच। हालांकि यह रात सुकून से बिताने के लिए नहीं था। शाम से ही सांबर डियर और बार्किंग डियर बेचैन हो रहे थे। ठीक 8:30 बजे हमें टाइग्रेस की आवाज सुनाई दी, जो करीब 1 मील दूर से आ रही थी, और यह आवाज असल में मीटिंग कॉल थी, यानी बाघिन अपने पार्टनर की तलाश में आवाज लगा रही थी। थोड़ी देर बाद यह आवाज और नजदीक से आने लगी। बाघिन ने देख लिया कि आग चल रहा है। ऐसे में उसे लगा कि शायद एक इंसानी शिकार मिल जाएगा। यही सोचते हुए वह मंदिर के चारों ओर 2 बार चक्कर लगाई। बीच बीच में वह जोर जोर से दहाड़कर मीटिंग कॉल देती थी और गुर्रा भी रही थी। इससे मुझे एक आइडिया आया कि मैं बाघिन को सुबह होने तक आसपास ही रखूंगा और उसे जाने नहीं दूंगा, ताकि सुबह हम उसे देख सके। यह सोचते हुए मैंने 2 बार मेल टाइगर की आवाज निकाली बाघिन के मीटिंग कॉल के जवाब में, जिससे रिटर्न में बाघिन ने एक बार आवाज दिया। फिर वह मंदिर के बेहद करीब आकर इतने जोर से दहाड़ी कि हमारे शरीर को मानो लकवा मार दिया। मैंने दोबारा आवाज नहीं लगाई, नहीं तो शायद टाइग्रेस को पता चल जाता। मैंने आदमियों को कहा जोर जोर से बातें करने को और आग में लकड़ी नहीं डालने को। जाहिर है मेरा यह आदेश उन्हें पसंद नहीं आया। वो चाहते थे शांत रहकर आग को तेज करना, ताकि बाघिन उनके पास ना आए। सच कहूं तो मीटिंग पार्टनर की तलाश और भूखे पेट को शांत करने की बाघिन की इस चाहत को सुबह तक मैं बरकरार रखना चाह रहा था। सुबह होते ही बाघिन ने एक बार और जोर से दहाड़ा। मैं समझ गया कि यह आसपास ही है। मैं जल्दी से ज्वालागिरी की तरफ बढ़ने लगा। करीब 1 मील दूर वही इमली के पेड़ के नीचे पहुंचा, जहां करीब 1 साल पहले 16 साल के बच्चे को बाघिन ने उठा लिया था। सही मायने में यह परफेक्ट जगह थी बाघिन पर नजर रखने के लिए, क्योंकि इसमें कोई मचान बनाने की जरूरत नहीं थी। मैं पेड़ पर चढ़ गया करीब 12 फीट ऊपर, जहां से मुझे दोनों तरफ का रास्ता दिख रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ अपने लंग्स में हवा भरी और जोर से दहाड़कर एक मेल टाइगर की आवाज निकाली, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं ये सोचने लगा कि अभी तो यही थी, कहाँ चली गई।
यह सोचते हुए मेरे दिल में एक अनचाहे डर ने घर करना शुरू कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाघिन ने मंदिर में रह रहे किसी आदमी पर हमला कर दिया जिसे रात में टाइग्रेस ने देख लिया था। हालांकि मैंने उन्हें स्ट्रिक्टली मना किया था कि किसी भी सूरत में वह मंदिर से बाहर ना निकले, पर हो सकता है किसी को नेचर कॉल आ गया हो या फिर पानी भरने के पर्पस से कोई बाहर निकल गया हो और बाघिन ने उस पर हमला कर दिया हो। खैर, मैं ये सब सोचते हुए दोबारा जोर से आवाज लगाई। इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। थोड़ा रुककर मैंने इतने जोर से आवाज लगाई कि मेरा फेफड़ा फटने को आया। इस बार बाघिन ने जवाब दिया। जो मंदिर की तरफ से आ रहा था वह इसी फिराक में थी कि किसी आदमी को पकड़ा जाए और भोजन बनाया जाए। खैर, मैंने चौथी बार जोर से आवाज लगाई। इस बार भी उस बाघिन ने जवाब दिया, लेकिन इस बार उसकी आवाज नजदीक से आ रही थी। मैं खुश हो गया था कि वह साथी की तलाश में मेरी तरफ आ रही है। मैंने 2 बार और आवाज लगाई। इस बार 100 गज की दूरी से उसकी आवाज आ रही थी। मैंने अपने आप को पोजीशन में कर लिया। करीब 25 गज की दूरी पर वह मुझे अब दिखने वाली थी, इसलिए मैंने गिनती शुरू कर दी। मुझे मालूम था कि 30 तक गिनते गिनते वह मुझे दिखेगी। जब मैं 27 तक पहुंचा, बाघिन मुझे दिख गई। वह बिल्कुल मेरे निशाने पर थी। मैंने उसके कान को देखा और क्लियर हो गया कि यही वह बाघिन है जिसने पूरे इलाके में कत्ले आम मचा रखा है। इस बार मैं कोई गलती नहीं करना चाह रहा था, इसीलिए मैंने धीरे से एक आवाज लगाई। बाघिन चौंक कर ऊपर की तरफ देखी कि आखिर उसके साथी की आवाज ऊपर से कैसे आ रही है। जैसे ही उसने ऊपर देखा, मैंने अपने .405 विंचेस्टर गन से गोली चला दी, जो सीधे जाकर दोनों आंखों के बीच उसके सिर पर लगी। यह एक क्लियर हेडशॉट था। मैंने एक गोली और मारी, इस डर से कि कहीं वह जाग ना जाए। हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी। वह इसकी खाल उतारते वक्त मुझे काफी दिक्कतें आई थी कि इसका स्कल पूरी तरह से डैमेज हो गया था। एनीवे, अब ज्वालागिरी के इस आदमखोर का अंत हो चुका था। मंदिर से वे 11 लोग बाहर आए और उन्होंने सामने पड़ी बाघिन को देखा तो उनके जान में जान आई। एक लकड़ी के मोटे से टुकड़े से टाइगर को बांधकर 7 मील दूर ज्वालागिरी की तरफ रवाना हो गया। गांव में आदमखोर का डर इतना ज्यादा था कि लोग घर से नहीं निकल रहे थे। ऐसे में खबर फैल गई और लोगों ने अपने आंखों से जब देखा तब सभी ने राहत की सांस ली। मैं पास ही में एक पेड़ के नीचे बैठ गया और चाय पी, फिर खाना खाया और 2 पाइप लगाई और खुद को तरोताजा किया। फिर मैंने लोगों की मदद से बाघिन को अपने गाड़ी में लोड किया और अपने घर बैंगलोर की तरफ चल पड़ा, इस ख्याल से कि मैंने अपनी गलती सुधार ली है और लोगों की जानें बचा ली है। दोस्तों, कहानी तो खत्म हो गई, पर आपसे मैं 2 सवाल करना चाहूंगा। पहला, इस पूरी कहानी में आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? दूसरा, अगली वीडियो आप केनेथ एंडरसन की इसी बुक 9 मैन ईटर एंड रोग के अगले चैप्टर को सुनना चाहते हैं या नहीं, या फिर मैं किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल।